Good morning, students. I am Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST from SPC Government College, अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कर का क्या अर्थ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या अर्थ है और हमारे इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन से कर लगाए जाते रहे हैं। अब हम आज उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ या प्रत्यक्ष कर पदाधिकारी। सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों के कलेक्शन के लिए, संग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ही विभाग का गठन किया हुआ है और इसकी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक सर्वोच्च अथॉरिटी है जो सारे डायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन और नियमन से संबंधित कार्यों को देखता है। इस बोर्ड के अलावा सभी प्रकार के करों से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने और संबंधित विभागों के सुसंचालन के लिए केंद्रीय सरकार ने अनेक पदाधिकारियों की व्यवस्था की है। ये पदाधिकारी समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष करों के प्रशासन हेतु नियुक्त किए गए हैं, किंतु व्यवहार में हम इन्हें ज़्यादातर आयकर पदाधिकारी के रूप में ही पहचानते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, एट प्रेजेंट जो है डायरेक्ट टैक्सेस में आयकर जो है वही महत्वपूर्ण है और वही टैक्स मुख्य रूप से अभी लगाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के जो पदाधिकारी हैं उनके जो नाम हैं ऊपर से नीचे के क्रम में इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आएगा हाईएस्ट अथॉरिटी CBDT या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरे नंबर पे आएगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर का प्रधान मुख्य आयुक्त। फिर नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आएगा चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर का मुख्य आयुक्त। फिर चौथे नंबर पर है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर के प्रधान आयुक्त। फिर पांचवें नंबर पर है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर अपील्स। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आएंगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। अतिरिक्त कमिश्नर आयकर का या आयकर का अतिरिक्त कमिश्नर अपील्स। नेक्स्ट आएंगे जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर के संयुक्त आयुक्त। उसके बाद है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर के उप कमिश्नर। फिर आएगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर के सहायक कमिश्नर। अब यहाँ जो हमने कमिश्नर शब्द काम में लिया है वहाँ पर कई बार डायरेक्टर शब्द भी काम में लिया जा सकता है। तो डायरेक्टर शब्द जब काम में लेंगे तो वहाँ निदेशक हो जाएगा, कमिश्नर शब्द जब हम काम में लेंगे तो वो आयुक्त हो जाएगा। इसके बाद आता है इनकम टैक्स ऑफिसर या आयकर अधिकारी, ITO जिसको हम संक्षिप्त नाम से जानते हैं। उसके बाद है टैक्स रिकवरी ऑफिसर या कर वसूली अधिकारी और लास्ट इसमें आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या आयकर के निरीक्षक। तो इस प्रकार से CBDT के अलावा ये 11 पदाधिकारी हो गए। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इसके बारे में आपको पूछ लिया जाता है कि आयकर पदाधिकारी जो हैं उनमें किन्हीं 4 प्रत्यक्ष आयकर अधिकारी के पदनाम बताइए, पदाधिकारियों के नाम बताइए, 5 बताइए, 6 बताइए। तो इस प्रकार से ये आपको एक निश्चित क्रम में इनको याद रख लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आएगा भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय कर ढांचे के अंतर्गत हमने देखा कि प्रत्यक्ष करों का क्या संक्षिप्त इतिहास रहा है और इन करों को लगाने संबंधी अधिकार एवं वसूली के लिए नियुक्त पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। इनके आधार पर
हम भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं बतला सकते हैं, जो कि इस प्रकार से है। पहला, केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य कर क्षेत्र का उपयुक्त विभाजन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, कृषि आयकर, कृषि भूमि पर धनकर और कृषि भूमि के उत्तराधिकार कर का संग्रहण राज्य सरकारों के पास होता है, और इसके अलावा अन्य सभी कर जिनमें आयकर और कॉरपोरेट टैक्स, धनकर, इनका संग्रहण केंद्र सरकार के पास है। तो इस प्रकार कर का संग्रहण न्यूनतम लागत पर संभव हो जाता है और एक विभाग के द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों का संग्रहण कर लिया जाता है, और दोनों में स्पष्ट विभाजन भी हो गया। कृषि से संबंधित जो कर है वो राज्य सरकार वसूल करती है, बाकी सारे कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किए जाते हैं। दूसरा इस विशेषता है निर्धन व्यक्तियों पर कर नहीं लगाना। हमारे देश में निर्धन और कम आय वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत में ज़्यादा है। अगर हम देखें तो 90 से 95% तक व्यक्ति इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो इनसे प्रत्यक्ष करों की वसूली नहीं की जाती। अब इसमें कैसे नहीं की जाती है, जैसे हम इनकम टैक्स लगाते हैं तो इनकम टैक्स में स्लैब बने हुए हैं कि जिसकी इनकम मान लीजिए 2.5 लाख रुपए सालाना से कम है, टोटल इनकम, तो उस व्यक्ति से कर नहीं वसूला जाता। और इसको हम अमेंड करके ये भी कर रखा है कि जिसकी 5 लाख तक सालाना आय है उस व्यक्ति को कर नहीं देना है, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा होते ही उसको 2.5 लाख से अधिक इनकम पर कर देना पड़ता है। इसी प्रकार जो धनकर है या उपहार कर है, उसमें भी एक मिनिमम सीमा तय कर रखी है कि इतनी सीमा तक संपत्ति होने पर या उपहार देने पर कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे धनकर जब लगाया जाता था तो 30 लाख तक की शुद्ध धन को कर से मुक्त रखा गया था। इसी प्रकार उपहार का जब लगता था तो 30,000 रुपये तक के उपहार पर कर नहीं लगाया जाता था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर देश की जो निर्धन जनसंख्या है, जिसका परसेंट 90 से 95% है, उन्हें कर नहीं देना पड़ता है। तीसरी विशेषता है कि करों की जो दर हैं वो प्रगतिशील हैं, बढ़ती हुई हैं। हमारे यहाँ पर लगभग सभी प्रत्यक्ष करों के लिए हम प्रगतिशील दरों को अपनाते हैं। प्रगतिशील दरों का अर्थ है कि जैसे जैसे आय या धन बढ़ रहा है, आपके कर की दर भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम इनकम टैक्स का एग्जांपल लें तो 2.5 लाख तक मान लीजिए जिसकी आय है उस पर कर नहीं लगता, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक जिसकी आय है उसको इस ब्रैकेट पर 5% टैक्स देना पड़ता है। या 5 लाख से ऊपर अगर हम जाएं, 5 लाख से 10 लाख तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो वहाँ पर ये दर 10% थी, उसके बाद 20% हो गई, 10 से 20%, 10 से 15 लाख। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपके कर की दर भी बढ़ रही है। इसी प्रकार से ये दरें जो है धनकर में भी और बढ़ती रहती है। तो प्रगतिशील दर हम अपनाते हैं, ज़्यादा आय कमाओ, ज़्यादा टैक्स दो। इसके बाद चौथी विशेषता है देश के आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहन वर्धक भी हम इसमें रखते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली की संरचना इस प्रकार से की गई है कि देश के उद्योगपति और व्यापारियों को देश के आर्थिक विकास करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता रहे। इस उद्देश्य से उनको अनेक छूटें और रियायतें दी जाती हैं, खासकर जैसे मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा सेज, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जिसको हम जानते हैं। इनमें स्थापित उद्योगों के लाभों का कुछ वर्षों तक कर मुक्त होना या स्वयं के उद्योग में निर्मित माल के निर्यात से प्राप्त लाभों का कर मुक्त होना। इस प्रकार ऐसी अनेक छूटें दी जाती है जिनका लाभ उठाने के लिए नए नए उद्योगों की स्थापना की जाती है तथा निर्यातों में वृद्धि करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। तो इस प्रकार से हमारी प्रत्यक्ष कर प्रणाली देश के आर्थिक विकास के लिए भी करदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट इसमें है पर्याप्त लोचशील है हमारी कर व्यवस्था। प्रत्यक्ष कर प्रणाली में पर्याप्त लोचशीलता है, इसका अर्थ है कि हम आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे हमने कभी संपदा शुल्क लगाया लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए तो हमने उसको बंद कर दिया। इसी प्रकार
प्रत्यक्ष व्यय कर लगाया, लेकिन जैसा कि हमने कल इतिहास में देखा था, हमने उसको भी बाद में समाप्त कर दिया। असमान वितरण पर अंकुश लगाने के लिए जब पूरे विश्व में अनेक देशों में अधिक मात्रा पर कर लगाया जा रहा था, तो हमने भी व्यष्टि करदाताओं पर या इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स पर 1970, 75, 73 के बीच में बहुत हाई दरों पर कर लगाया, जो 60-70% से भी ज़्यादा थी। अब आज जबकि खुली आर्थिक नीति चल रही है, तो हमने भी टैक्स दरें कम कर रखी है, तो हम उसके हिसाब से इतनी लोचशीलता है कि हम आवश्यकता अनुसार और स्वयं को देखते हुए उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन। हमारी प्रत्यक्ष कर प्रणाली में करदाताओं को बचत करने के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और उसको इस प्रकार से छूट दी जाती है कि वो एक कुछ निश्चित विनियोगों में बचत करेगा या पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसको जो है वहाँ पर आयकर में छूट मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लें सेक्शन 80C में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिसके अंतर्गत बतलाई गई सिक्योरिटीज़ में या प्रतिभूतियों में या उसके प्रकार पर बताए हुए में हम विनियोग करते हैं, तो उस पर एक निश्चित सीमा तक आयकर में छूट मिल जाती है। जैसे NSC ले लिया, PPF में पैसा जमा कराया, 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराया, जीवन सुरक्षा के लिए LIC ली, उसका प्रीमियम जमा कराया, बच्चों को एजुकेटेड करने के लिए आपने ट्यूशन फ़ीस दी, तो उस ट्यूशन फ़ीस में जो आपने पैसा दिया, बच्चियों के लिए पैसा आपने जमा कराया। तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जिनमें पैसा जमा कराने पर छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से बचतकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाता है और साथ ही ऐसे विनियोगों पर आय भी कई स्थितियों में टैक्स फ्री होती है। जैसे NSC पर ब्याज टैक्स फ्री है या PPF में जमा कराए हुए धन पर ब्याज जब प्राप्त होता है अमाउंट, तो वो भी टैक्स फ्री है। इसी प्रकार एक विशेषता इसकी है कि हमारी जो कर प्रणाली है वो काफ़ी जटिल है। हमारी प्रत्यक्ष कर प्रणाली इतनी जटिल है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो इसके सारे नियम याद रखना या जानकारी रखना काफ़ी कठिन है। इवन कर प्रणाली से जुड़े हुए पदाधिकारी या वकील या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी समस्त व्यवस्थाओं को याद रखना बहुत कठिन होता है और कई बार एक ही प्रावधान के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग अधिकारी के द्वारा या प्रोफेशनल्स के द्वारा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके द्वारा अनेक स्थानों पर उनमें हमने अंतर देखा है। तो पिछले अनेक वर्षों में जैसे जैसे हम आयकर को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लगता ऐसा है कि उनमें और अधिक जटिलताएं बढ़ती जा रही है। और अभी पिछले बजट में तो जो टैक्स के 2 ऑप्शंस ही दे दिए, ओल्ड रिजीम आप चुन सकते हैं या न्यू रिजीम आप इनकम टैक्स के लिए चुन सकते हैं। तो वहाँ पर पहले वो दोनों में कंपेयर करके देखिए कि किस में उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद वो चुने। तो इस प्रकार से हमारी कर प्रणाली काफ़ी जटिल है, जिसमें हमें एक्सपर्ट की सहायता लेनी ही पड़ती है। और एक इसमें विशेषता है समाजवादी समाज की रचना में सहायक। हमारे देश के जो प्रत्यक्ष करों ने समाजवादी समाज की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोई व्यक्ति अधिक आय कमाता है तो उससे अधिक मात्रा में कर वसूल किया जाता है। अगर वो आय के कारण कर देने के बाद भी किसी की व्यक्ति के पास बहुत अधिक मात्रा में धन इकट्ठा हो जाए, तो उससे हम धन कर के रूप में पैसा वसूल कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस धन को अपने जीवन काल में उपहार के रूप में अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उससे उपहार कर के रूप में वसूल कर लेते हैं। हालांकि इनमें आजकल धन कर और उपहार कर को बंद कर दिया गया है, लेकिन करों के माध्यम से हम एक समाजवादी समाज की जो स्थापना करने में ये सहायक होते हैं। मतलब हम इस प्रकार से कर प्रणाली लगाते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा रहा है, अधिक धनी व्यक्ति है तो अधिक टैक्स दे और देश के विकास में अपना अधिक सहयोग प्रदान करें। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे देश के प्रत्यक्ष कर ढांचे ने कुछ लोगों के हाथों में अधिक धन एकत्रित होने पर पर्याप्त रोक लगाने का प्रयास किया है और धन के असमान वितरण को रोकने में काफ़ी सहायता प्रदान की है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि प्रत्यक्ष कर पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं और हमारे भारतीय प्रत्यक्ष कर ढांचे की विशेषताएं क्या क्या है। आगे हम इसमें नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।